नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम इस तरह के भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार मतलब इतना है कि जो भी डेवलपर्स है वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आता है। डिपार्टमेंट भी साथ देता है। कारण क्या? अब ऐसा ही प्रश्न हमारे सब्सक्राइबर हैं गोरखनाथ मौर्य जी ने किया है। उन्होंने कहा है कि सर बिल्डर रेंट 3 मंथ दिया नहीं, मतलब 3 महीना बिल्डर ने रेंट नहीं दिया है, सोसाइटी का लॉटरी निकाल रहा है, अभी पानी लाइट नहीं है, क्या करना चाहिए। तो अब यहाँ बात ये आती है कि डेवलपर ने अगर कोई भी रिहैब बिल्डिंग कंप्लीट नहीं किया है तो उसको तो पहली बात तो उसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एनओसीज लेनी पड़ती है, उसके बाद उसको उसी मिलती है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए अधिकारियों को। अब गोरखनाथ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने पूछा है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों की यूनिटी बनाइए, लोगों को समझाइए कि ये डेवलपर्स पहले तो रेंट पेड नहीं किया है। आपका जो भी मैटर है रेंट का मैटर पुटअप कीजिए और कंप्लेंट फाइल कीजिए एआर डिपार्टमेंट में और सीओएसआरए को, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फाइल कीजिए कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग का काम पूरा नहीं हुआ है और हमारा ऑलरेडी रेंट पे बाकी है, और जिसपे इनका जो भी है अलॉटमेंट नहीं किया जाए, अलॉटमेंट नहीं किया जाए। अब देखिए, डेवलपर्स के हाथ में तो अलॉटमेंट होता नहीं है। पहले मैं आपको समझा दूं, जो सर्कुलर 162 है, सर्कुलर 162 पहले क्या होता था, डेवलपर और सोसाइटी ये दोनों आपसी मिली भगत पे लोगों को मीटिंग लेती थे और वहीं पे ये लॉटरी करते थे। और उसमें भी रूल था कि जब भी लॉटरी होगी तो डेवलपर्स बाकायदा वहाँ पे एफिडेविट फाइल करेगा कि यहाँ पे जो भी लॉटरी हुई वो शांतिपूर्ण तरीके से हुई और इसमें किसी का भी कोई भी विरोध नहीं था, और उसमें लोगों की सिग्नेचर्स होनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत भी यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती रहती थी। उस गड़बड़ियों के चलते सरकार ने ये चीज़ अब डिपार्टमेंट में डाल दिया। 2015 से जो भी अलॉटमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन पद्धति से होगा। आपका अलॉटमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्डर का पोजीशन मिल गया, ये भी पहले आप ध्यान रखिएगा। बिल्डर पोजीशन आपको तब दे सकता है जब बिल्डर को ओसी मिलेगी, बिना ओसी वो पोजीशन नहीं दे सकता है। अगर वो चीज़ करता है तो आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, क्योंकि जो भी अलॉटमेंट है 162 के हिसाब से वो ऑनलाइन अलॉटमेंट होता है, जिसके अंदर आपकी जो भी फाइल्स है सोसाइटी और आपके डेवलपर्स की लिस्ट जाएगी, कितने झोपड़ी धारक पात्र हैं, उनके हिसाब से उनकी लॉटरी होगी। और वो लॉटरी आपको ऑनलाइन जूम ऐप के द्वारा आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कौन सा रूम अलॉट हुआ है, और वो होने के बाद आपको हफ्ते 15 दिन में अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। मोस्टली तो अलॉटमेंट लेटर आपको पोजीशन के बाद मिलता है, पहले नहीं मिलेगा, आपको पोजीशन के बाद ही मिलेगा। अगर आपको पोजीशन बिल्डर दे देता है तो उसके 10 से 15 दिन के बाद आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा डिपार्टमेंट से। एआर डिपार्टमेंट अलॉटमेंट लेटर इशू करता है। लेकिन अगर वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप अपना डेलीगेशन लीजिए, सीओ को मिलिए, जनता दरबार में बैठिए, कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे। भाड़े बाकी है तो 210 ए, सर्कुलर 210 ए के अनुसार वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी बिल्डर नहीं कर सकता है, अलॉटमेंट नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ को आप समझिए। गोरखनाथ जी, आप तुरंत जितना जल्दी हो सके इसकी कंप्लेंट बनाइए,
और कंप्लेंट पुटअप कीजिए, प्रत्येक डिपार्टमेंट पुटअप कीजिए, उस कंप्लेंट फॉलोअप लीजिए, उनको बताइए। अलॉटमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलॉटमेंट होने के बाद भी मेन पोजीशन होता है, समझ रहे कि नहीं? पोजीशन होता है, पोजीशन जब तक उसी नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ पे अपना जो भी काम है वो कंप्लेंट करके उस चीज़ पे लोगों का साथ लीजिए कि जितने भी लोग आपके पास आए। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हमारे यहाँ पे यूनिटी है नहीं। हम लोगों को समझाएंगे तो 10 में से 2 आदमी तो समझ जाएंगे, 8 बोलेंगे भैया घर यार तो उतने दिन हो गए घर में नहीं गए, घर मिल रहा तो घर नहीं ले रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ओसी का प्रॉब्लम क्या, ओसी का प्रॉब्लम क्या, ये उनको पता नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पे डेवलपर्स ने ओसी नहीं लिया और पैसे खिला के रिहैब सेल बिल्डिंग भी खड़ी करके बेच के भाग गया, तब क्या करेंगे आप? तब उस ओसी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे आप? ये लोगों को समझना चाहिए। ओसी लेना खाने का काम नहीं है। तो जितने डिपार्टमेंट की एनओसी से वो कलेक्ट करने पड़ते हैं, जिनका बकाया है टैक्सेस, एने टैक्स, जो भी बकाया है वो सब कुछ भरना पड़ता है। उसके बाद ही क्लियरेंस होता है। क्योंकि जब डेवलपर्स तोड़ते हैं तो उस समय में बहुत सारे एरर्स बाकी रहते हैं, टैक्सेस वगैरह बाकी रहेंगी। अगर वो झोपड़पट्टी है, फोटो पास है, तो फोटो पास के पैसे बाकी रहते हैं। क्योंकि फोटो पास में रूल है कि जब आपका एसआर लग गया तो वो आप भाड़े नहीं ले सकते। कंप्लेंट अथॉरिटी एनेक्चर बनने के बाद आपसे रेंट नहीं वसूल कर सकती है, क्योंकि वो रेंट अब डेवलपर्स को पे करना है। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो भरने के बाद ही ये चीज़ मिलती है। तो गोरखनाथ जी इस चीज़ पे तुरंत से तुरंत एक्टिविटी कीजिए। मैंने आपको कमेंट भी किया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा इशू है जो लोगों को समझना चाहिए, इसके लिए मैं चीज़ विषय पे लेके आया हूँ। अब दूसरा कृष्णा गुप्ता जी है। कृष्णा गुप्ता जी ने कमेंट किया कि सर आरटीआई में जानकारी लीक की है और मेरा नंबर, मेरी जानकारी दूसरे को दिया गया है, अब आगे कैसे इनको कंप्लेंट करें? तो गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपके पास जो नंबर से कॉल आया था उसको रिकॉर्ड पे उसको सेव करके, सेव मतलब उसको ऐसे सेव मत कीजिए, नाम वगैरह मत डालिए। आप उसका टाइमिंग वगैरह नोट करके रखिए और आप एक कंप्लेंट बनाइए। उस नंबर के साथ में आप कंप्लेंट फाइल कीजिए पुलिस स्टेशन में, और उसमें आपका जो आरटीआई जिस डिपार्टमेंट को आपने डाला है, लोकल डिपार्टमेंट के, उनके अधिकारियों का नाम नहीं, खाली अधिकारी को बताइए कि भाई जनमानवीय अधिकारी जो भी हैं, इन्होंने मेरा नंबर, जब महाराष्ट्र सरकार ने मुझे आरटीआई वहाँ भेजा, बोला इन्फॉर्मेशन दो, तो इन्होंने मेरा नंबर वहाँ दूसरे को दिया है, जो कि मेरे लिए धोखादायक है। विसल ब्लोअर एक्ट के हिसाब से आप किसी भी एक्टिविस्ट की, आरटीआई एक्टिविस्ट की और कोई भी एप्लीकेशन आप पब्लिश नहीं कर सकते। आप पब्लिश नहीं कर सकते, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उनकी गोपनीयता है। कल उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ की आप तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट कीजिए कि भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है और मुझे फ़ोन करके मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, मुझे धमकियाँ दी जा रही कि भाई आप आरटीआई इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हो। जबकि जो आपके मैटर में जो आपने बताया था, जो ट्रांसपोर्ट है, अब वो ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट का है, किसका है, ये भी आप पता कीजिए। लेकिन जो भी हो उनके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कीजिए तुरंत से तुरंत, और उसमें ये भी डालिए कि मेरे लाइफ को खतरा उत्पन्न किया है ये अधिकारियों ने, तो तुरंत कार्रवाई की जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये मेरा सुझाव है। और आपके जो भी एसआईसी, आपके यहाँ पे एसआईसी, मतलब मेरे ख्याल से एसआईसी आपकी अमरनाथ में तो है, तो एसआईसी जो है वहाँ भी कंप्लेंट फाइल कीजिए,
वहाँ पे भी कंप्लेंट फाइल कीजिए कि भाई आपकी जो भी इंफॉर्मेशन से आपकी प्राइवेसी को भंग किया गया है विसल ब्लोअर एक्ट के का उल्लंघन करके। आप विसल ब्लोअर एक्ट मत डालिए, आप खाली बोलिए कि मेरी जो भी गोपनीयता था उसका उल्लंघन किया, भंग किया गया, जिससे मेरी जान को खतरा पैदा हुआ है। तो इन सभी अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए और मुझे इस नंबर से हरेसमेंट किया गया, तो उसकी कंप्लेंट फाइल करें आप। ये आपके लिए अच्छा होगा, बेटर होगा, क्योंकि आरटीआई के अंदर बहुत लोगों की स्टार्टिंग पीरियड में जब हम आरटीआई करते थे बहुत लोगों की हत्याएं हुई है। ये आप भी जानते हैं, पूना में भी इतने बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट थी, उनकी हत्या हुई थी, आपको पता है। ऐसे कई आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई थी, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत जरूरी थी। तुरंत कंप्लेंट फाइल कीजिए, क्योंकि कंप्लेंट आप करके रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट में होगा। तो ये चीज़ आप समझिए। अब रोबोमैन जी है, रोबोमैन जी ने, मैं रोबोमैन जी से SRA में मिला भी था, उनसे मुलाकात भी हुई थी, और उनका एक सवाल ये है कि बिल्डर हमारा प्रोजेक्ट में कितना लोन लिया है वो कैसे मालूम कर पड़ेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों, लोन बिल्डर ले रहा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अब उसके लिए कोई तरीका नहीं है, ये आपके दिमाग से आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे पता करें कि बिल्डर ने कितना लोन लिया। तो उसका सबसे सरल तरीका है कि जो भी IGR की साइड है नेट पे, जो भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किए जाते हैं। तो आप उस साइट को ढूंढिए गूगल से, और उस साइट पे आपके बिल्डर का नाम डाल के पता कीजिए कि इन्होंने कितना कहीं से लोन वगैरह उठाया है, क्या रिसेंट में क्या डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया है। क्योंकि जब भी बिल्डर कोई भी लोन या मॉर्गेज लोन कुछ भी लेगा, वो मॉर्गेज लोन ही लेगा, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपके डेवलपर ने कितना लोन लिया है। ये चीज़ को आप समझिए। और दूसरा, अगर इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपके पहचान में कोई अगर चार्टेड अकाउंटेंट है तो आपको साइट बता देगी, गवर्नमेंट की साइट, जहाँ डेवलपर्स का डिटेल्स रहता है कि उन्होंने कितना लोन लिया है, क्या किया, सब डिटेल्स रहते हैं। मुझे उस साइट का नाम नहीं पता है, मुझे उस साइट का नाम नहीं पता है, मैं पता चलेगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक है चार्टेड अकाउंटेंट को मालूम होगा, तो आप उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन आपको सबसे अच्छा सरल तरीका IGR से होगा। जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जो साइट है ना, उस पर आपको मालूम पड़ जाएगा। आप कोई जानकार है तो उनसे पूछिए, मुझे साइट का नाम नहीं पता है। पहले हम लोग निकालते थे, लेकिन मुंबई रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट या इंडियन रजिस्ट्रेशन कुछ तो है उसका, या तो रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ जाएंगे तो आपको साइट मालूम पड़ जाएगी इनकी साइट कौन सी है। उस साइट पे आप डिटेल्स पता करेंगे या नाम से, तो आपको मालूम पड़ जाएगी कि आपके डेवलपर ने रिसेंट में कोई लोन लिया है या नहीं। तो वो आपके लिए सबसे सिंपल तरीका है, तो ये काम करिए आप। तो दोस्तों, SRE के बारे में हमने बात कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं लेता है। हर समय अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, डेवलपर तानाशाही कर रहे हैं। मतलब ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? इसलिए मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, आप लोग यूनिटी बनाइए। यूनिटी अगर आपकी रहेगी तो आपको कोई छल नहीं पाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ों में आपका नुकसान होता है लेकिन आप देख नहीं पाते। बिल्डर मनमानी ढंग से बिल्डिंग बना के दे देगा, आपके यहाँ पे जो ओपन स्पेसेस होनी चाहिए उस ओपन स्पेसेस का मिसयूज़ करेगा। अभी 2 दिन पहले मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने प्लान की कॉपी भेजा था। उन्होंने कहा कि भाई ये बिल्डिंग के बगल में ये सब स्टेशन लगा रहा है, क्या लगा सकता है? मैं बोला अप्रूव्ड प्लान में है क्या?
तो उन्होंने अप्रूव्ड प्लान में मार्किंग करके बताया इस जगह बिठा रहा है। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे तो मुझे इस पे क्या लिखा है, आरजी लिखा है या पीजी लिखा है? तो उन्होंने बोला सर आरजी लिखा है। बोला आरजी लिखा है तो उसके ऊपर कोई भी सब स्टेशन उसमें नहीं बिठा सकता है, क्योंकि आरजी रिक्रिएशन ग्राउंड और पीजी प्लेग्राउंड जो बच्चों के खेलने के लिए जगह होती है। प्लेग्राउंड तो आपको पता है मैदान होता है, बच्चों खेलने का मैदान होता है। और रिक्रिएशन ग्राउंड क्या होता है कि जैसे अभी जो स्पेसेस रहते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा छोटे छोटे झूले वगैरह लगाए जाते हैं छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो रिक्रिएशन ग्राउंड है। और प्ले ग्राउंड बड़े होते हैं बच्चों के खेलने के लिए जगह बनाई जाती है। तो आपने प्ले ग्राउंड तो देखा ही होगा। रिक्रिएशन ग्राउंड भी बहुत जगह आपने देखा होगा, बिल्डिंगों में होता होगा। अभी पहले तो उसके लिए सेपरेट जगह होती थी, अभी तो एक्सेस में ही बना देते कॉर्नर पे, वहीं बच्चे खेलते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि क्या आपके साथ आपका बिल्डर कहीं यही तो नहीं कर रहा है। तो कल आपके बच्चे खेलेंगे कहाँ? कल आपके बच्चे खेलेंगे कहाँ? क्योंकि बिल्डिंग रूल के हिसाब से एक्सेस प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, वो रहनी चाहिए, जिसके अंदर फ्रंट साइड छोड़ के बाकी साइड से 6-6 मीटर छोड़ना है। कितना? 6 मीटर छोड़ना है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए आपको भी। आपको आपके मेंबर्स के बारे में जानना होगा, आपके मेंबर्स कौन हैं, एक्चुअल मेंबर्स कौन है, क्या बिल्डर ने कहीं इसमें बोगस लोगों का नाम घुसा के उसमें पात्रता तो नहीं की, वो चीज़ की जानकारी आपको लेना है। एनेक्शन की कॉपी आपको लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये चीज़ नहीं समझेंगे तो शायद आगे चल के आपको तकलीफ होगी। तो मेरा ये मानना है कि आप इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मैंने कितनी बार बोला प्लान निकालिए, प्लान निकालिए, प्लान रीड कीजिए। प्लान में एरिया कितना है, प्लान में दुकान जो कॉमर्शियल गालाधार कहाँ पे है, फ्लैट्स कैसे हैं, वेंटिलेशन है या नहीं है, सब चीज़ें आपको देखना है। एक्सेस जगह कितना रखा है, जो इंट्रेंस और एग्जिट है वो बराबर है या नहीं है, फैसिलिटीज़ क्या क्या दिया जा रहा है, बालवाड़ी कहाँ पे है, सोसाइटी ऑफिस कहाँ है, वेलफेयर सेंटर कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी। तो यह आपको प्लान में मिलेगा। बिल्डिंग प्लान जो आपका डेवलपर ने अप्रूव किया है, जिसके आधार पे इनको सीसी मिली है वो। अब प्लान के अंदर आप ये मत सोचिए कि आपने एक प्लान निकाल लिया तो आपका मैटर ख़त्म हो गया। दोस्तों प्लान जब जब अमेंडमेंट होगा तब तक प्लान चेंज होता है, जब जब ये रिवाइज होगा तब तक ये प्लान चेंज होगा इनका। आखिरी प्लान जब ओसी प्लान आ जाएगा तो वो समझिए आखिरी प्लान है। जिस प्लान के ऊपर ओसी दे दी गई उसके बाद वो प्लान चेंज नहीं हो सकता है। कि अगर ओसी के बाद अगर बिल्डर को उसमें कुछ करना है तो उसको मिससेलेनियस फाइल करना, मतलब आप अप्रूवल लेना पड़ेगा, मिससेलेनियस अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो समझो एक प्रोजेक्ट के हिसाब से ही करना पड़ता है उनको। तो इसलिए ओसी प्लान जो होता है फाइनल प्लान होता है। आपका जो करंट लास्ट जो अमेंडमेंट प्लान है, फर्स्ट अमेंडमेंट प्लान है, ये दो प्लान तो आप कम से कम देखिए कि पहले प्लान में कैसा था, फिर बिल्डर ने क्या चेंजेस किए, और अगर चेंजेस किया है तो क्या सोसाइटी की परमिशन लिया है सर्कुलर 59 के आधार पे। तो ये सब चीज़ें आपको जानना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ है, यही जानकारियाँ लोगों को नहीं है, और यही जानकारी नहीं होने के कारण ये बिल्डर आप पे और हम पे राज करते हैं, आप पे और हम पे राज करते हैं। देखिए आपके अंदर डर है, उस डर को निकालिए। बिल्डर हमको घर नहीं देगा, बिल्डर हमको रखड़ाएगा। सर घर बिल्डर नहीं देता है, इस सारे में गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट में आपका अलॉटमेंट होगा, ऑनलाइन अलॉटमेंट जो सर्कुलर 162 के हिसाब से अलॉटमेंट होगा। बिल्डर आपको पोजीशन देगा, एक बार अलॉटमेंट हो गया तो आपका रूम नंबर लिख के आ जाएगा कि भाई आपको किस फ्लोर पे कौन सा रूम अलॉट हुआ है। बिल्डर काम खाली पोजीशन देना है कंप्लीट होने के बाद, अदरवाइज़ कोई उसकी ड्यूटीज़ नहीं, उसके अंदर कोई भी लगा है कि भाई नहीं दूंगा, ये नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगी।
क्योंकि अगर वो नहीं हुआ है तो उसी कैसे मिली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने लायक हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए। इस सारे में हम ऐसे जानबूझ के ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं, और हमारे जो भी सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं हम उन मुद्दों को डिटेल्स में बताते हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए और डेवलपर्स क्या कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। अगर आपने इस अधिकार को थोड़ा सा भी ढील दे दिया ना, तो बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी, बाद में तकलीफ हो जाएगी। स्कीम फाइनल होने के बाद कोई चेंजेस नहीं होगा उसके अंदर। जब तक स्कीम चल रही तब तक आप उसके अंदर जो भी आपका जो राइट्स है, जो क्लियरेंस है, जो चीज़ है वो आप करवा सकते हैं। सोसाइटियों के बारे में मैंने पहले बताया था, आप यूनिटी बनाइए। सोसाइटी अच्छी है तो सोसाइटी को सपोर्ट कीजिए। सोसाइटी बिल्डर की काम कर रही है तो आप अपनी यूनिटी लगा के सोसाइटी को भंग कीजिए, नई सोसाइटी लाइए जिससे लोगों का काम हो। तो ये भी चीज़ तो आपको ही सोचना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ, यूनिटी यूनिटी बहुत ज़रूरी है। मैं खाली एक व्यक्ति से नहीं कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ऐसा रहे वहाँ मैं जितनी झोपड़ीदार के सबको कहता हूँ, अपने स्कीम में यूनिटी बनाइए, अपने स्कीम में यूनिटी बनाइए। अभी कोई मुझे कमेंट करेगा कि सर हमारी सोसाइटी तो काम नहीं करे, हम कैसे यूनिटी बनाए। सर जो काम नहीं कर रहा उसको हटाइए, आप यूनिटी बनाए कि आप उसकी जगह पे काबिज हो जाइए ना, वहाँ पे आ जाइए, आप हटा दीजिए सोसाइटी को। वो यूनिटी बनाने की बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों से वो यूनिटी होनी चाहिए, तब आपकी जीत होगी, अदरवाइज मुश्किल है। तो दोस्तों मैं इस सारे में जो भी एक्टिविटी करता हूँ, जो भी मेरी अभी तक की लड़ाई है, उस लड़ाई के दरमियान में जो भी मैं सीखा हूँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे होती होगी, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ें ऊपर नीचे हुई होगी कि मैंने जो बताया वो गलत निकला हो। अगर निकला है तो भी आप मुझे बताइए। अगर कोई चीज़ मैंने बताया और वो गलत निकला है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी क्लेरिफाई करूँगा। अगर मैं गलत हूँ तो मैं एक्सेप्ट भी करूँगा, क्योंकि मैं गलत जो भी एडवाइस कभी किसी को नहीं देता हूँ, किसी को भी नहीं। जो चीज़ नहीं होने वाली मैं सीधा ना बोलता हूँ कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, ना इस पर एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई रास्ते नहीं है। अब बताइए, अभी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरे एक दोस्त ने, अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या होता है, खुद का नाम नहीं बताते, मेरे मित्र ने, ठीक है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मित्र ने घर लिया था 2003 में, लेकिन उन्होंने लाइट नहीं थी, 2013 में लाइट लगाया। वोटिंग कार्ड 2013 में लिया, तो भाई 2003 में जब लिया था तो रूम क्या कर रहे थे आप। मैंने कितनी बार प्रॉपर्टियों के मैटर में बताया हूँ कि प्रॉपर्टी खरीदने से प्रॉपर्टी आपकी नहीं होती है, आप सिर्फ टाइटल के मालिक बनते हैं, आप अपनी वहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते। कल यदि आपके रूम के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट बना लिया और वो घुस गया, तो आपने जो खरीदी बिक्री किया, जो पैसे थे, वो सब आपके व्यर्थ हो जाएंगे, आपको घर नहीं मिलेगा। मैं लिख के तो कोर्ट से भी नहीं मिलेगा कि आप सो रहे थे, कोई व्यक्ति घर डॉक्यूमेंट बना रहा है, आपके घर में रह रहा है और आप सो रहे थे और आपने अपने घर पे डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, तो दोस्तों ये आपकी लापरवाही आपको तकलीफ दे रही है। और जब भी तक कोई जीआर नहीं आया है, और मेरे ख्याल से अभी आने वाले समय भी मुझे नहीं लगता कि कोई जीआर आएगा जो 2011 के आगे जाए, मुझे नहीं लगता है। उसके लिए बहुत समय लगेगा, हो सकता आए या नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा नहीं आएगा, क्योंकि अभी रिसेंट में 2018 में 2011 का जीआर आया है।
तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि जो आपकी लापरवाही जो पहले आपने किया वो आपको आज तकलीफ दे रही है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर चीज़ पे ध्यान रखिए, कहीं मुझसे चूक तो नहीं हो रही। पैर फूंक फूंक के रखिए, डॉक्यूमेंट अपडेट कीजिए, आपके प्रोजेक्ट को देखिए, प्रोजेक्ट में क्या गलत हो रहा है, बिल्डर कहीं गलती तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ को समझिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय पे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।